नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि मल्होत्रा हाउस में सभी अभी सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी स्वाति की माँ एक सर्वेंट से कहती है कि स्वाति के लंच बॉक्स में 2 लोगों का खाना पैक कर देना। अपनी माँ की ये बातें जो कि वहाँ पर शीला भी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए सुन रही थी, तभी वो अपनी माँ को कहती है कि हाँ, तुम्हें अपनी ये एक बेटी तो दिखाई नहीं देती, तुम्हें बस अपनी दूसरी ही बेटी हमेशा से ही दिखाई देती है। शीला की इतनी कड़वी बातों को सुनकर अब उसके पिता उसे डांटते हुए कहते हैं कि शीला, अपने मुंह को बंद रखा करो। अगर तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकती हो तो तुम्हें जरूरत नहीं है अपने मुंह को खोलने की, तुम अपने मुंह को बंद ही रखा करो, क्योंकि हर बात में तुम्हारा बोलना जरूरी नहीं है। अपने पापा की ये बात सुनकर अब शीला अपनी नजरें नीचे झुका लेती है, क्योंकि अभी सुबह सुबह उसके पापा ने उसे डांट दिया था और अभी वो उसके साथ भी कोई बहस नहीं करना चाहती थी। लेकिन तभी उसके कानों में अब किशन की आवाज आती है। किशन अब शीला को चिढ़ाते हुए कहता है कि शीला, अभी अपनी हरकतों पर थोड़ा सा ध्यान दो, अपनी जुबान को थोड़ा सा संभाल कर बोलो, क्योंकि अगर तुम्हारा ऐसे ही रवैया रहा तो तेरी शादी कभी भी नहीं होगी। तू देखना, तू अगर सिर पटक कर भी मर भी जाएगी ना तो भी वो राजीव गुलेरिया कभी भी तुझसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि उससे शादी करने से पहले तुझे अपने बिहेव में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि तू अगर ऐसी ही रही तो राजीव तो छोड़, तेरे से तो कोई भी लड़का शादी नहीं करना चाहेगा। भला कौन सुबह सुबह तेरे से लड़ने के लिए तैयार बैठेगा। इसलिए मेरी तो यही सलाह है कि तू सच में अपने आप पर थोड़ा सा सुधार कर। तो इतना कहने के बाद अब किशन अपनी जगह से उठकर अब भाग जाता है, क्योंकि अब उसने यहाँ पर एक चिंगारी छिड़क दी थी शीला के मन में। क्योंकि वो किशन अच्छी तरह से जानता था कि जो बात उसने अभी शीला से कही थी उसके बदले में शीला अब उसे मारने वाली थी, वो पक्का अब उसके पीछे ही आएगी। यहाँ शीला ने भी जब किशन की ये बात सुनी तो वो अब एकदम अपने गुस्से में उसके तन बदन में आग लग जाती है और अब वो भी जल्दी से उठकर अब किशन से कहती है कि तू रुक, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ, तेरी भी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। भला तुमने मुझे ये शब्द कहे भी कैसे। ये कहते हुए ही अब शीला भी किशन के पीछे ही भागने लगती है। अब तक अंजलि अपनी गाड़ी को लेकर मल्होत्रा हाउस के सामने आ जाती है, क्योंकि यहाँ से स्वाति मल्होत्रा और अंजलि दोनों ही साथ में ही जाने वाली थी। यहाँ पर अंजलि का ड्राइवर बाहर खड़ा होकर अब वो हॉर्न बजाने लगता है, जिससे स्वाति समझ जाए कि अंजलि उसी का ही वेट कर रही है। हॉर्न की आवाज सुनकर अब स्वाति जल्दी से डाइनिंग टेबल से उठती है और वो जल्दी से अपनी बुक्स को उठा लेती है और वो अपना लंच बॉक्स किचन में से उठाकर अब अपने मम्मी पापा को बाय बोलती है और वो कहती है, बाय मम्मी, बाय पापा, अंजलि मेरा वेट कर रही है इसलिए मैं जा रही हूँ। इतना कहने के बाद अब उसके मम्मी पापा के चेहरे पर भी एक स्माइल थी कि उसकी बेटी सच में ही अपनी लाइफ में कितनी ही डेडिकेटेड थी, कितनी ही मेहनत कर रही थी। वहां से उन दोनों को बाय करने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा हाउस से बाहर निकल जाती है और वो भागकर अब अंजलि की गाड़ी में जाकर वहां पर खड़ी हो जाती है। वहां पर जाकर अब वो अंजलि को हाय कहती है। अंजलि जो कि अभी भी गाड़ी में पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी, तब स्वाति पीछे का दरवाजा खोलती है और अब वो भी अंजलि के साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। और फिर वो दोनों अब जब स्वाति भी गाड़ी में बैठ जाती है तो ड्राइवर अब गाड़ी को वहां से मल्होत्रा हाउस के सामने से अब कॉलेज के लिए निकाल लेता है। कुछ ही देर के सफर के बाद वो दोनों अब कॉलेज में पहुंच जाती हैं, जहां पर राजीव अब अंजलि के ही आने का ही वेट कर रहा था, क्योंकि राजीव का भी क्रश अंजलि ही थी। लेकिन आज राजीव के साथ साथ वहां पर करण भी उसका साथ दे रहा था, क्योंकि एक तरफ जहां पर राजीव गुलेरिया अंजलि का वेट कर रहे थे तो करण क्योंकि अच्छी तरह से जानता था कि जिस लड़की को उसने पहली बार देखा था वो अंजलि के साथ ही रहती है, इसलिए उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन बड़े ही अच्छे तरीके से निकाल ली थी। इसलिए उसने सोचा कि अंजलि के साथ उसकी वो फ्रेंड भी जरूर ही आएगी, इसलिए वो भी अपने भाई का वहां पर ही खड़े होकर साथ दे रहा था।
करण को यहाँ पर आज खड़ा हुआ देखकर अब राजीव गुलेरिया उसे कहता है, क्या बात है, आज तू यहाँ पर क्या कर रहा है? क्योंकि तू तो हमेशा से ही अपनी पढ़ाई में ही ध्यान रखता था ना, तुझे तो फुर्सत ही नहीं होती थी इधर उधर देखने की भी। तो आज जाना, तू अपनी क्लास में जा, तू यहाँ पर क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? टाइम वेस्ट करने के लिए मैं हूं ना यहाँ पर, तू क्यों मुझे कॉपी कर रहा है? अपने भाई की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया भी खुद से के इमोशंस को अब कंट्रोल करते हुए कहता है कि यार मैं तो अपने भाई का ही यहाँ पर साथ दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरा भाई इतने समय से यहाँ पर अकेला खड़ा है। इसलिए तुम यहाँ पर बोर ना हो, इसलिए ही मैं तुम्हें यहाँ पर कंपनी दे रहा हूँ ताकि तुम्हें बोरियत ना हो। करण की इस बात को सुनकर अब राजीव उसे तिरछी नजरों से देखता है और कहता है, तू मुझे क्या समझता है? क्या मैं पागल हूँ या मैं तेरी इन हरकतों को अच्छे से समझ नहीं पा रहा? तुम्हें ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं हो, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम्हारे अंदर जो कल से बदलाव आया है वो भी मैं अच्छे तरह से देख पा रहा हूँ। अपने भाई की ये बात सुनकर अब करण कहता है, यार वो देख ना, वो लड़कियां आ गई। करण की बात सुनकर अब राजीव का ध्यान अब करण से हटकर अब सामने जाता है तो वो देखता है कि वहां पर अभी भी कोई भी नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर राजीव जब सामने देखता है तो वो वहां पर सामने से आ रहे लोगों में अंजलि को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब राजीव की नजर सामने अंजलि पर नहीं जाती तो अब वो करण को गुस्से से देखता है और वो कहता है, तुझे तो मैं बताता हूँ। क्योंकि करण ने बस राजीव का ध्यान अपने ऊपर से हटाने के लिए ये बात कह दी थी। लेकिन जैसे ही अब राजीव गुलेरिया करण की गर्दन को पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता, तभी दोनों को ही सामने से अंजलि और स्वाति मल्होत्रा दोनों ही आती हुई दिखाई देती है। जहाँ एक तरफ राजीव का ध्यान बस अब अंजलि पर ही था, वहीं करण की नजर अभी भी स्वाति मल्होत्रा पर ही थी। जैसे ही दोनों सहेलियां कॉलेज में अब इंटर होती है तो वहीं दूसरी तरफ राजीव और करण दोनों की ही सांसें अब तेज होती जा रही थी, क्योंकि जितना पास वो उन दोनों के आती जा रही थी उनकी धड़कनें अब एकदम से तेज होने लगी थी। वो दोनों ही अब उन्हें देखने लगते हैं कि कब स्वाति और अंजलि दोनों ही अब उनके साइड से उन्हें क्रॉस कर आगे निकल जाती हैं। वो दोनों अभी अपने इन्हीं ख्यालों में ही थे कि उन्हें एहसास भी नहीं होता कि वो दोनों उनसे बिना बात किए, बिना हाय हेलो किए वो उनके साइड से ही निकल कर आगे चली जाती हैं। उन्हें इस बात का भी अंदाजा भी नहीं होता कि तभी राजीव की नजर अब अपने भाई पर जाती है तो वो भी उसी तरफ देख रहा था जहां पर राजीव की नजर थी। राजीव अब करण को देखते हुए कहता है, क्या बात है मेरे भाई, क्या देख रहा है? क्या मेरा भाई आज क्या देख रहा है? क्योंकि वो तो यहाँ पर मुझे कंपनी देने के लिए ही खड़ा हुआ था ना, तो अब उसकी नजर यहाँ पर किस पर अटकी हुई है? अपने भाई के इस सवाल को अपने ऊपर आता हुआ देखकर अब करण खुद को कंट्रोल करते हुए कहते हैं, मैं तो बस उस लड़की को ही देख रहा हूँ कि आखिर क्या बात है उस लड़की में जिसने मेरे भाई की रातों की नींद उड़ा दी है। और मेरा भाई यहाँ पर कितने ही समय से बस हर सुबह उसी का ही वेट करता रहता है। ये कहते हुए ही करण अब वहां से जल्दी से निकल जाता है, क्योंकि अब करण जानता था कि उसने अपने भाई के जले पर नमक छिड़कने का काम कर दिया था। वो ये अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसके भाई ने उसे अब पकड़ लिया तो फिर वो उसे ना जाने कितने ही सवाल करेगा। अब राजीव करण से कोई भी बात ना पूछे, उसके इन्हीं सवालों से बचते हुए अब करण भी वहां से जल्दी से भाग निकलता है, क्योंकि अभी वो अपने किसी भी इमोशंस के बारे में अपने भाई के सामने कुछ भी नहीं कहना चाहता था। तो शायद उसके भाई को भी उसकी टांग खींचने का एक मौका मिल जाता। गुलेरिया वहाँ अपने भाई के पास से भाग तो जाता है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिर वो किस तरह से स्वाति मल्होत्रा तक अपने दिल की बात को पहुंचाए, क्योंकि सच में अब उसके ऊपर भी स्वाति मल्होत्रा का क्रश बढ़ता ही जा रहा था कि तभी उसे अंजलि का ख्याल आता है। उसे अब यही लगता है कि शायद इस मामले में अंजलि ही उसकी मदद कर सकती है, क्योंकि अंजलि स्वाति मल्होत्रा की बेस्ट फ्रेंड थी। इसलिए आज पहली बार ऐसा था कि करण गुलेरिया ने अपनी क्लास छोड़ दी थी, क्योंकि करण गुलेरिया ने आज पहली बार अपनी क्लास छोड़ी थी। नहीं तो उसने कभी भी आज तक अपनी क्लास नहीं छोड़ी थी। वो अपनी स्टडी को लेकर बहुत ही कॉन्शियस था। और अब वो राजीव से अपनी नज़र बचाते हुए ही अभी कॉलेज से बाहर निकल जाता है, और अब वो मार्केट के लिए कॉलेज से सीधा ही मार्केट के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद जब वो मार्केट में पहुंचता है तो मार्केट में पहुंचने के बाद आज करण गुलेरिया एक बुके खरीदता है और एक बड़ा सा कार्ड के साथ उसमें वहां पर वो चॉकलेट का एक बॉक्स भी खरीदता है। करण गुलेरिया ने यहाँ पर एक कार्ड, एक बुके और एक चॉकलेट का बॉक्स खरीद लिया था और फिर वो मार्केट से निकलकर सीधा कॉलेज के लिए रवाना हो जाता है।
कुछ ही देर के बाद जब वो कॉलेज में पहुंचता है तो उसकी नज़र अब सामने कैंटीन में बैठे हुए राजीव पर जाती है। जो जैसे ही उसकी नज़र राजीव पर जाती है तो वो देखता है कि उसका भाई किसी को दूर से ही देख रहा था। उसके भाई की नज़र भी अभी किसी और पर ही थी, जिसे देखकर अब करण की सांस में सांस आती है कि शायद उसके भाई का ध्यान अभी उस पर नहीं है, यही सही मौका है उसके पास से गुजरने का। जब करण ने भी वहां पर अपने भाई की नज़रों का पीछा किया तो उसे एहसास हुआ कि उसका भाई तो बस अभी भी अंजलि को ही देख रहा था, क्योंकि जहां पर उसका भाई बैठा हुआ था वहां से उसे अंजलि साफ साफ दिखाई दे रही थी। करण ने सोचा कि वो बस थोड़ी ही देर के बाद ही अंजलि से हेल्प मांगेगा, इसलिए वो कुछ देर तक वहीं खड़ा था। जब उसने देखा कि राजीव अब वहां से चला गया है, अब करण भी जल्दी से अंजलि के पास जाता है, क्योंकि करण ने भी यही सोचा कि अगर वो अभी अंजलि के पास जाएगा तो उसके भाई की नज़र तो खुद अभी अंजलि के ऊपर ही है, तो उसका भाई कहीं उसको अंजलि के पास जाता हुआ ना देखे। इसीलिए करण वहीं पर ही खड़े रहकर अब वेट करता है। जब राजीव वहां से चला जाता है तब करण गुलेरिया अंजलि के सामने जाकर अब उसे कहता है कि क्या तुम मेरी कोई हेल्प कर सकती हो। करण गुलेरिया की आवाज सुनकर अब अंजलि करण की तरफ देखती है तो उसे उसके हाथ में ये सारी ही चीजें देखकर अब वो हैरानी से कहती है, अब आप भी कहिए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, कौन सी हेल्प चाहिए है। अंजलि की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहती है कि तुम तो सच में बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तो तुमने तो तुरंत ही पता लगा लिया कि मैं यहाँ तुमसे कुछ लिखवाने के लिए आया हूँ, क्योंकि अंजलि मल्होत्रा ने वहाँ पर उसके हाथ में एक कार्ड को देख लिया था। इसलिए अंजलि सीधे ही अब उससे कहती है, लेकिन तुम्हें इसमें क्या लिखवाना है। करण गुलेरिया अब अंजलि की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हो, सच में तुमने कैसे गैस किया। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब अंजलि कहती है, मुझे इस कॉलेज में आए हुए ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ कि कोई लड़का हाथ में अगर कार्ड लेकर अगर मेरे पास आया है तो जरूर वो उसमें कुछ लिखवाने के लिए ही आया होगा, क्योंकि वो ऐसे तो खाली कार्ड लेकर नहीं आएगा ना, जिस तरह से तुम खड़े हो। क्योंकि अंजलि ने जब उस कार्ड को देखा तो उस कार्ड के ऊपर से अभी रैपिंग भी नहीं खुली हुई थी, वो बिल्कुल ही एकदम से कोरा नजर आ रहा था, जिससे अंजलि अंदाजा लगा लेती है कि अभी इस कार्ड को खोला भी नहीं गया है, तो इसके अंदर कोई वर्ड तो कहाँ से लिखा गया होगा। अंजलि की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, तुम सच में इतनी अच्छी शायरी लिखती हो ना कि तुम के हम लड़कों की फीलिंग उस लड़की तक पहुंच ही जाती है, इसलिए मेरी हेल्प कर दो जिससे हम उस फीलिंग को उस लड़की तक पहुंचा सकते हैं। तुम्हारी शायरी सच में बड़ी ही गजब की है। करण की ये बात सुनकर अब अंजलि अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देती है और ये देखकर अब करण गुलेरिया अपने हाथ में लिया हुआ कार्ड अब अंजलि को देते हैं और कहते हैं कि कुछ अच्छी सी शायरी लिख दो इसमें, जिसे पढ़कर वो लड़की मेरी फीलिंग को समझ जाए। और वैसे भी तुम्हें तो पता भी नहीं है, न जाने तुमने कितने ही लड़कों का रिश्ता से सिर्फ बनाया ही नहीं है बल्कि बचाया भी है, क्योंकि मेरे पास कोई शब्द नहीं है तुम्हारी शायरी के लिए कि मैं बता नहीं सकता तुम सच में कितनी अच्छी शायरी लिखते हो। तुम्हारी शायरी की वजह से ही न जाने कितने ही कॉलेज में रिश्ते बने हैं, इसलिए मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। करण की ये बात सुनकर अब अंजलि कहती है कि रिलैक्स, मैं आपके लिए अभी लिख देती हूँ, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि वो लड़की आखिर है कौन जिसके लिए मुझे इस कार्ड में लिखना है, क्योंकि जिसके लिए मुझे इस कार्ड में लिखना है पहले मुझे उसका पता तो होना चाहिए ना कि आखिर मैं किसके लिए इस कार्ड को लिख रही हूँ। उस लड़की के नाम से ही मुझे इस कार्ड में उसका नाम भी तो लिखना होगा ना। इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया एकदम से ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो अंजलि को सीधा सीधा ही ये नहीं बता सकते थे कि वो उसी की बेस्ट फ्रेंड के लिए इस कार्ड को लिखवा रहे हैं। इसलिए अब करण गुलेरिया ने जल्दी से बात को पलटते हुए कहा कि तुम बस इमेजिन कर लो कि वो जिसको भी मैं ये दे रहा हूँ वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हो, तो तुम खुद ही सोचो कि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए उसके बॉयफ्रेंड से क्या कुछ लिख सकती हो। अब उसे ही ध्यान में रखकर तुम कुछ अच्छा सा लिख दो प्लीज। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब अंजलि कहती है, लगता है कि आप उसे लड़की का नाम नहीं जानते हैं। ये कहते हुए ही अब अंजलि करण के कार्ड में अपनी दोस्त स्वाति को इमेजिन करके ही अब एक अच्छी सी शायरी उस कार्ड में अब लिख देती है।
क्योंकि करण ने यहाँ पर सीधे ही कह दिया था कि बस तुम इमेजिन कर लो कि वो तुम्हारी फ्रेंड है। क्योंकि उसकी ये बात सुनकर अब अंजलि भी यही अजम्पशन लगाती है कि शायद उसको उस लड़की के बारे में अभी उसका नाम भी पता नहीं होगा, इसलिए ही शायद वो ऐसे कह रही है। अंजलि अभी भी अनजाने में ही अब अपनी फ्रेंड को ही ध्यान में रखकर अब उस कार्ड को लिखती है। स्वाति की तारीफ में अंजलि के लिए कुछ लिखना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि अंजलि स्वाति की एक बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए स्वाति के बारे में तो वो न जाने कितनी ही चीजें उसकी तारीफ में लिख सकती थी। इसलिए अब अंजलि ने स्वाति के बारे में अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखना शुरू किया। उसने उसके साथ एक प्यारी सी शायरी भी लिख दी थी। लास्ट में उसने फ्रॉम करण ने लिख दिया था। कार्ड को पूरा लिखने के बाद अंजलि उस कार्ड को करण को देने ही जा रही थी कि तभी करण ने कहा कि तुम प्लीज इसे अभी के लिए इसे अपने पास रखो, और ये चॉकलेट बॉक्स और उसके साथ साथ ये बुके भी, और प्लीज ये सब अपनी तरफ से अपनी बेस्ट फ्रेंड को ही दे देना। ये कहते हुए ही करण गुलेरिया वहाँ से एकदम से शर्माते हुए चले जाते हैं। तो वहाँ से हड़बड़ी में चले जाते हैं, लेकिन अंजलि अभी भी यहाँ पर हैरानी में ही थी, क्योंकि उसे अब एक 440 वोट का एक जोर से झटका लगा था जो अभी करण ने उसे दिया था। करण ने सब कुछ अभी इतनी जल्दी में किया था कि खुद अंजलि को भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर अभी यहाँ पर क्या हुआ था। इससे पहले कि अंजलि करण से कुछ भी कह पाती, करण उसे कोई भी जवाब नहीं देते, और उससे पहले ही उसके कुछ भी पूछने से पहले ही वो उसकी आंखों के सामने से गायब हो गए थे, और इधर अंजलि का मुंह खुला ही रह गया था। अब तक स्वाति भी अपनी क्लास को खत्म करके अब अंजलि के पास ही आ जाती है। तो अब वो अंजलि के हाथों में जब उस बुके, कार्ड और चॉकलेट बॉक्स को देखती है तो वो उससे कहती है ये सब क्या है, लगता है शायद ये अंजलि को किसी ने दिया होगा। वो अभी यही अजम्पशन करती है, इसलिए वो अंजलि को चिढ़ाते हुए कहती है क्या बात है मिस अंजलि रायचंद, आखिर किसने ये सब तुम्हें दिया है? कौन है जो मेरी फ्रेंड पर लट्टू हो गया है? क्या किसी ने तुम्हें प्रपोज किया है क्या? हु इज ही? कौन है वो लक्की गाय? कौन है वो? स्वाति अब अंजलि को चिढ़ाते हुए ये सब कह देती है। स्वाति के इतने सवालों से अंजलि अपनी हैरानी से बाहर आते हुए कहती है कि अब मैं तुझे क्या ही बताऊं, क्योंकि स्वाति तो अब तक यही सोच रही थी कि ये सब अंजलि के लिए है, लेकिन अब अंजलि कहती है कि ये सब स्वाति मेरे लिए नहीं है, बल्कि ये किसी ने तुम्हारे लिए दिया है, और शायद उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डायरेक्ट तुम्हें आकर इसे दे दे। इसलिए एज ए फ्रेंड, क्योंकि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, इसलिए वो इसे यहाँ पर मुझे देकर चला गया। अंजलि की ये बात सुनकर अब स्वाति कहती है अब तक मुझे डायरेक्ट ही प्रपोजल मिलते थे, लेकिन ये महान इंसान कौन है जो मुझे तुम्हारे जरिए प्रपोज कर रहा है? स्वाति के इस सवाल पर अब अंजलि भी अपने हाथ में लिए हुए उस कार्ड को उसकी तरफ बढ़ा देती है। अंजलि के हाथों से अब उस कार्ड को लेकर अब स्वाति उसे पढ़ने लगती है। स्वाति अब उस कार्ड को इसी इंटेंशन से पढ़ती है कि जरूर इसमें उस शख्स का नाम तो लिखा ही होगा। कार्ड को पढ़ते वक्त ही अब स्वाति समझ गई थी कि ये उसी की ही बेस्ट फ्रेंड अंजलि की ही लिखावट थी, क्योंकि उसमें हर एक वर्ड अंजलि ने ही स्वाति के लिए बड़े ही खूब तरीके से लिखा था, और स्वाति अंजलि की राइटिंग को भी अब पहचान लेती है। स्वाति मल्होत्रा अंजलि की तरफ घूर घूर कर देखती है कि आखिर ये सब क्या है और उसने ये सब क्यों लिखा है। स्वाति को इस तरह अपनी तरफ ऐसे घूर घूर कर देखते हुए अब अंजलि उसे सारी ही बातें बता देती है कि करण ने उसे कैसे ही कन्विंस किया था उसे इस लेटर को लिखने के लिए। यहाँ पर अब अंजलि एक एक बात ऐसे बताती है कि करण गुलेरिया ने ही उसे ये सब करने के लिए बोला था, और उन्होंने कहा था कि वो उस लड़की के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ तुम उसे एज अपनी फ्रेंड समझकर इसे लिख दो। इसलिए बस मैंने, क्योंकि मेरी फ्रेंड तुम हो, इसलिए मैंने ये सब तुम्हें इमेजिन करके ही लिखा था। लेकिन जब मैंने जब वहाँ पर उसका नाम लिखा तो तब मैंने उन्हें ये लिख कर दिया, तो उसने सीधा ही बोला कि इसे अपनी फ्रेंड को ही दे देना। मेरी तो आंखें तब फटी की फटी रह गई थी। इससे पहले मैं करण से कोई भी सवाल जवाब कर पाती। स्वाति सच में मेरा यकीन करो, तब तक तो करण गुलेरिया यहाँ से भाग चुके थे, और अगर मैं उसे ढूंढने की भी कोशिश करती तो तब तक तुम भी आ चुकी थी। अब स्वाति ने जब अंजलि के चेहरे की तरफ देखा तो उसे उसकी बातें बिल्कुल ही सच लगी, क्योंकि उसे अंजलि के चेहरे पर एक मासूमियत साफ साफ नजर आ रही थी। अब अंजलि को इस तरह देखकर अब स्वाति कहती है अंजलि पता नहीं तुम कब चालाक बनोगी। अरे समझने की कोशिश करो, ये दुनिया तुम्हारे जैसे इतने नादान लोगों की नहीं है, ये तुम्हारे जैसी मासूमियत को नहीं समझती है। इस दुनिया से हमें लड़ने के लिए हमें इन्हीं के जैसे चालाक होना ही पड़ेगा।
लाओ अब ये तुम मुझे दो, मैं इसे उसी करण गुलेरिया को ही वापस देकर आती हूँ, देखती हूँ क्या समझता है वो अपने आप को। अब स्वाति मल्होत्रा खुद गुस्से में अंजलि के हाथ से उस बुके को, उस चॉकलेट के बॉक्स को और उस एनवलप को उससे ले लेती, उस कार्ड को ले लेती है जिसमें अंजलि ने उसके लिए सब कुछ लिखा था। स्वाति को इस तरह गुस्से में होता हुआ देखकर स्वाति जैसे ही अब उससे वो लेकर चलने को हुई, तभी अंजलि ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा, स्वाति 1 मिनट, मेरी बात पहले ध्यान से सुनो। अंजलि को इस तरह खुद को रोकता हुआ देखकर अब स्वाति भी वहीं पर रुक जाती है और अब वो पीछे मुड़कर अब अंजलि से कहती है, क्या हुआ अंजलि, क्या तुम अब भी बस उस करण गुलेरिया की ही साइड लोगी क्या? स्वाति की ये बात सुनकर अब अंजलि कहती है, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, लेकिन मैं बस तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि गुस्से में ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े, जिसके लिए तुम्हें या करण गुलेरिया को किसी भी तरह का कॉलेज में एक एम्बेरसमेंट फील करना पड़े। मैं बस यही चाहती हूँ कि चाहे ये मैटर जो भी कुछ हो, मैं समझती हूँ ये बड़ा ही संवेदनशील मैटर है, लेकिन फिर भी मैं यही चाहती हूँ कि तुम करण को एक तरफ बुलाकर, ये तुम्हारे और करण के बीच की बात है, इसलिए तुम उसे एक साइड में अकेले में ही बात करना। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी के भी सामने, उसके दोस्तों के सामने या किसी के भी सामने कोई भी ऐसा सीन क्रिएट करो जिससे बाद में तुम्हारी या करण की किसी भी तरह की यहाँ पर बातें चलें। अब अंजलि की बातों को स्वाति मल्होत्रा भी अच्छी तरह से समझ रही थी कि एज ए फ्रेंड होने के नाते अंजलि जो भी कुछ कह रही थी उसका कंसर्न भी पूरी तरह से बिल्कुल ही सही था। अंजलि को इस तरह से देखकर अब स्वाति कहती है, ठीक है, थैंक यू मुझे ये सब समझाने के लिए, नहीं तो सच में मुझे तो बहुत ही गुस्सा चढ़ गया था। वैसे तुम अब चिंता मत करो, मैं इस मैटर को अपने लेवल पर बड़े ही अच्छी तरीके से सुलझाने की कोशिश करूंगी। मैं इसमें ये भी ध्यान रखूंगी कि इसमें ना तो मेरी ही किसी भावनाओं को ठेस पहुंचे और ना ही करण गुलेरिया की किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचे, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि मैं उसके इस तरह के इस कार्ड को, उसके फूलों को, उस बुके को और इस चॉकलेट के बॉक्स को मैं ऐसे तो नहीं अपना सकती, क्योंकि ये दुनिया सच में बड़ी ही चालाक है। ऐसे सडनली कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता है। अब स्वाति मल्होत्रा की इन बातों को समझते हुए अंजलि भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। अंजलि को इस तरह से देखकर अब स्वाति कहती है, बस मैं अभी उसे ये सब लौटाने के लिए जा रही हूँ, बस उसके लिए पहले मुझे अब ये देखना होगा कि अब मुझे करण गुलेरिया आखिर मिलेगा कहाँ।